हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेते एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर का पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, साक्य सागर झील कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वैक्स को चुना गया है। देखिए दोस्तों, आंसर तो बहुत लोगों ने करेक्ट किया था, लेकिन वैक्स की स्पेलिंग गलत लिखी थी। बहुत लोगों ने ये लिखा था, ये नहीं था। अभी ऑक्सफोर्ड ने इंग्लिश ने डिक्शनरी ने जो अपना वर्ड ऑफ द ईयर जारी किया है वो वैक्स ये वाला जारी किया है। इसका यूज किया गया है वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा, इसलिए इसने चुना है। तो बहुत लोगों का कमेंट मैंने देखा, उन्होंने ये वैक्स लिखा है जो कि गलत होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है 27 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। किस लिए? अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। जो अंगदान करते हैं लोग, अंगदान कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो उसके ऑर्गन्स जो होते हैं, जो अंग अच्छे होते हैं, जैसे दिल हो गया, ठीक है, गुर्दा हो गया, आंखें हो गई, फेफड़ा हो गया, तो इन सब चीज़ों का वो डोनेशन के लिए पहले ही एग्रीमेंट किया रहता है, या फिर उसकी फैमिली मेम्बर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो डोनेट करते हैं। तो ऐसा डोनेट करने पर दोस्तों, जो कोई व्यक्ति जिसका ये कोई अंग खराब रहता है उसके यूज में आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो यानी एक की जान गई और उसने जाते जाते भी अपना अंगदान किया और उसके बाद किसी और की जान बच गई उससे। तो इसके प्रति, इस अच्छी भावना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार 12वां ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस है, मनाया जा रहा है जो कि ओके। तो इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर है? 27 नवंबर को। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में शाहीन 1A परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की ये मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, भारी मिसाइल है। ठीक है, और ये परमाणु सक्षम है, यानी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ये जैसे अग्नि सीरीज की है हमारी मिसाइलें, वैसे ही ये भी हैं। तो इसका अभी परीक्षण किया है, सफलतम परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ये सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अच्छा, पाकिस्तान में और कौन कौन सी मिसाइलें हैं? पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल है, गौरी मिसाइल है, शाहीन मिसाइल है। ठीक है, तो ये सारी मिसाइलों के नाम आप याद रखेंगे पाकिस्तान के। जैसे भारत में आप सीरीज याद रखते हैं, अग्नि मिसाइल सीरीज, आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ऐसे वहाँ पर भी है बाबर, गौरी, शाहीन वगैरह। ओके, पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। इंडिया यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है, भारत के पड़ोसी देश में है पाकिस्तान भी। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट। इस्लामाबाद राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। नेशनल असेंबली संसद का नाम, और उर्दू और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह जी ने। जितेंद्र सिंह जी दोस्तों जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है स्वदेश, और इसी स्वदेश परियोजना, इसी स्वदेश कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स। ये ऐसा पहली बार हो रहा है दुनिया में। ठीक है, और इतने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। इसके थ्रू मस्तिष्क को, समझ लीजिए माइंड को रीड करने के लिए इमेजेस के माध्यम से डेटा कलेक्ट किए जाएंगे और उस पर एनालिसिस किया जाएगा। तो ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स ये दुनिया का सबसे बड़ा है। क्लियर है? अगला देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला साइबर तहसील बनाया जाएगा? तो भारत की पहली साइबर तहसील दोस्तों मध्य प्रदेश में खुलेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में साइबर तहसील खोली जाएगी। साइबर तहसील क्या होगी? जैसे आप देखते हो साइबर सिक्योरिटी देखते हो, साइबर क्राइम देखते हो, या साइबर से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखते हो, तो इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे आपको समझ में आता है इंटरनेट। ठीक है, तो यानी कि लोग इंटरनेट पर भी तहसील की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे।
अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई तहसील से संबंधित काम कराना होगा तो तहसील में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे भी या कहीं दूर स्थान पर भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, अपने काम करवा सकते हो। तो ये प्रक्रिया आने वाले टाइम पर शुरू करने वाला है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो साइबर तहसील वाला देश का ये बन जाएगा पहला राज्य। अब मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश देखेंगे मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से शेयर करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल से याद रखना है आपको भोजताल। भोजताल, साके सागर झील, दोनों याद रखेंगे। साके सागर झील मैंने अभी क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था आपसे। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, तितली नृत्य याद रखेंगे। तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार आप याद रखेंगे। अंकुर योजना याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अभी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगर आप डेली वीडियो देखते हो करंट अफेयर की, तो रोजाना दोस्तों आपको किसी न किसी एक राज्य से क्वेश्चन मिलते हैं। आपको नोट डाउन करते चलना है और रिविजन करते रहना है। रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ? तो दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों अभी जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो ये एक सैन्य अभ्यास था और एक ऐसा एक्सरसाइज था दोस्तों जो भारत की ही सेनाओं के बीच में हुआ। ठीक है, यानी इसमें किसी और देश की सेना नहीं थी, इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। इसमें यह देखा गया कि कैसे हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मिल करके कोई ऑपरेशन अगर करना हो, किसी देश से लड़ना हो या कुछ भी करना हो, तब कैसे वो एक्सेस कर सकती है। सैन्याभ्यास होता ही इसीलिए है कि दो प्रकार की सेनाएं, जो दो देशों की सेनाएं अगर हों या दो प्रकार की सेनाएं हैं, वो आपस में सामंजस्य कैसे बैठा सकती हैं युद्ध स्तर पर। उनकी लड़ाई की टेक्निक क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, उनका विजन क्या होता है, उनका तरीका क्या होता है, ये सब चीज़ें आपस में वो म्यूचुअल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के बीच में ये आयोजित हुआ। तो प्रमुख हैं जो थल सेना के NM नरवणे जी, मनोज मुकुंद नरवणे जी, इन्होंने इस अभ्यास का अवलोकन भी किया है। ठीक है, निगरानी भी की। अच्छा, ये तो हुए दोस्तों थल सेना के। अभी नौसेना के और वायुसेना के प्रमुख चेंज हो गए हैं। इनका नाम क्या आपको याद है? याद है तो कमेंट करके बताइए। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दोस्तों कौन बन गए हैं? R हरि कुमार। कौन बन गए हैं? R हरि कुमार, ये इंडियन नेवी के बने हुए हैं। और विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी दोस्तों बन गए हैं वायुसेना अध्यक्ष। तो दोनों आप याद रखेंगे। मनोज मुकुंद नरवणे जी तो अभी थल सेना है ही। ठीक है, अगला देखते हैं। शासनाध्यक्षों की 20वीं SCO परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल में शासनाध्यक्षों की 20वीं मीटिंग हुई थी। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे S जयशंकर जी। S जयशंकर जी दोस्तों भारत के विदेश मंत्री हैं और ये इंडिया को रिप्रेजेंट किए SCO समिट में। ठीक है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझिए। ये पहले तो ये अभी जो मीटिंग हुई ये तो अभी नूर सुल्तान में हुई। ठीक है, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। लेकिन इसकी इस बार की अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दुशांबे में हो रहा है। कहाँ पर? दुशांबे में। दुशांबे कहाँ पर है? दुशांबे है दोस्तों उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान के दुशांबे में ये इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है या अध्यक्षता कर रहा है SCO का। SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना तो हुई थी 2001 में। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और व्लादिमीर नौरो इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य हो चुके हैं अब 9। अभी आपको याद होगा दोस्तों एक और नया सदस्य इसमें जुड़ा था। कौन सा नया सदस्य जुड़ा था? ईरान। ठीक है, और मैंने आपको इसके सभी सदस्यों को याद कराने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। मैंने आपको बताया था भारत की रुचि और पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। अब देखिए सभी सदस्य इसके यहीं पर मिल जाएंगे। भारत से आप भारत याद रखेंगे, की से किर्गिस्तान, रूस से रूस, ची से चीन, पाकिस्तान से पाकिस्तान, का से कजाकिस्तान, ईरान नया जुड़ा है, ईरान देश हो गया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इनके सभी सदस्यों के नाम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला है WHO ने दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड के नए खतरनाक वेरिएंट का क्या नाम रखा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने बताया है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में एक कोविड का नया वेरिएंट फैल रहा है, बहुत ही तेजी से फैल रहा है, बहुत ही खतरनाक है ये, और इसका इसने नाम भी रख दिया है। इसका नया नाम रखा है इसने ओमाइक्रॉन। ओमाइक्रॉन जो है दोस्तों ये नया वेरिएंट है और बहुत ही घातक है, बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है, खास करके दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में ये फैल रहा है ओमाइक्रॉन। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बताऊं अभी की, तो अभी सुनाई पड़ा है ब्रिटेन में भी इसका वेरिएंट पाया गया है। दुनिया भर में तेजी से अब ये भी फैलना शुरू हो चुका है। तो डेल्टा वर्जन, अभी तक डेल्टा और कोप्पा वर्जन इंडिया में देखा गया था जब सेकेंड वेव आई थी। इसके बाद अभी ओमाइक्रॉन नाम का कोविड नया वेरिएंट आ गया है कोरोना वायरस का, ठीक है। तो ये भी अब फैलना शुरू हो चुका है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स भी घोषित कर दिया है। WHO के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाते हैं। जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है और टेड्रोस एधनोम दोबारा से अध्यक्ष इसके बन गए हैं। अच्छा, कोरोना वायरस अगर पूछा जाए सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया था, तो आप बताएंगे वुहान शहर में ये पाया गया था। चाइना के वुहान शहर में सबसे पहली बार कोरोना वायरस देखा गया था 2019 में, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए कोविड-19 कहा जाता है क्योंकि पहला मामला 2019 में आया था। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित किया गया? तो 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित किया गया दोस्तों मेघालय में। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय का बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रमुख ये महोत्सव होता है, जब वहाँ पर नए फूल खिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है, उसी टाइम पर वहाँ पर चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है। तो 3 दिवसीय ये मनाया गया 25 से 27 नवंबर, 25, 26 और 27 3 दिवसीय ये मनाया गया। कॉनराड संगमा जी जो कि CM है मेघालय के, और सतोशी सुजुकी जो कि जापानी राजदूत हैं, इन दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया। मेघालय के शिलांग में ये खास तौर से इसका उद्घाटन किया गया। वैसे मनाया तो पूरे राज्य भर में जाता है। ओके, चलिए, तो फूलों को खिलने के साथ ये शुरू होता है ये महोत्सव। वार्षिक उत्सव है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब मेघालय आया है तो मेघालय के बारे में बात करेंगे। मेघालय आप देखेंगे तो यहाँ पर है मैप में, ये रहा मेघालय। मेघालय दोस्तों अपना बॉर्डर भारतीय राज्यों में बात करें तो केवल असम से शेयर करता है, और इधर ये बांग्लादेश देश से शेयर करता है। ओके, शिलांग यहाँ की राजधानी है। कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और हमरशरण सिंह यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस। उमियम झील यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों सिजू पक्षी अभ्यारण्य और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे। यहाँ पर चेरापूंजी है, चेरापूंजी और शिलांग। देखिए, चेरापूंजी में पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब मेघालय का ही एक नया एरिया जुड़ चुका है, मानिसराम मेघालय। तो मानिसराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आप याद रखेंगे। जिलों की संख्या 11 है, विधानसभा 60 और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है मेघालय से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू किया? तो स्ट्रीट परियोजना शुरू किया है दोस्तों केरल ने। केरल राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना शुरू किया है, ये प्रोजेक्ट शुरू किया है केरल राज्य में, जिससे टूरिस्ट और आ सके और टूरिस्ट का अनुभव, एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उनको और क्या क्या प्रकार की नई चीज़ें दिखाई जा सकें, ठीक है। इसके लिए केरल सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू की हुई है, ठीक है। 7 चुनिंदा जिलों में ही अभी ये परियोजना शुरू की जाएगी। 7 ऐसे जिले चुने गए हैं जहाँ पर पर्यटन के स्थल ज़्यादा हैं, उनको और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा, पर्यटन लायक बनाया जाएगा और खूबसूरत बनाया जाएगा, जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें। तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है, इसकी मदद ली जा रही है। क्लियर? केरल आया है तो केरल के बारे में बात करेंगे। केरल आप मैप में देखेंगे यहाँ पर है, दक्षिण में है केरला। केरल अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है? तमिलनाडु से और कर्नाटका से। इसकी राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन CPIM पार्टी से हैं, दोबारा अभी CM बने हैं ये। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। वेणुगोपाल कायल यहाँ की एक झील का नाम है, पेरियार झील भी है, ठीक है। कथकली, केरल की कथकली बहुत ही मशहूर है, इसको आप याद रखेंगे। ओणम फेस्टिवल भी मनाया जाता है केरल में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 25 नवंबर 2021 को भारत के किस पहले इंजीनियरिंग संस्थान ने 175 वर्ष पूरे किए?
तो दोस्तों भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT रुड़की, इसके 175 साल पूरे हो चुके हैं 25 नवंबर को। अभी हाल ही में 25 नवंबर को इसके 175 वर्ष पूरे हुए। ये ब्रिटिश काल में ही बनाया गया था। इंडिया का पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट 175 वर्ष पूरा कर चुका है। इस अवसर पर दोस्तों इसने 2 अभी प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। एक तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन या कहें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और दूसरा स्कोडा बेस्ड स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 1.3 पेटाप्लाक सुपर कंप्यूटिंग सर्विस। तो ये 2 योजना भी इसने शुरू किया है। IIT रुड़की आप याद रखेंगे भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की PDF फाइल और क्विज आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर, तो MZT ऐप पर जाइए, इसकी क्विज सॉल्व कर लीजिए, बाकी वीडियोज की भी क्विज सॉल्व कर लिया कीजिए। शाम को दोस्तों मैराथन की क्लास होती है, तो आप मैराथन की क्लास से भी जुड़िए। मैराथन की मदद से आप पूरा रिवीजन कर सकोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सब ऑप्शन में कहीं ना कहीं का हेडक्वार्टर है। आप कमेंट करके बताओ किस जगह पर किस किस चीज का हेडक्वार्टर है। कमेंट करके आप जरूर बताना, जितना याद हो आप बताइए। भारतीय संविधान में अधिकतम कुल कितने भाग हैं? टोटल कितने भाग हैं ये आपको आज बताना है। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।